हेलो एंड वेलकम टू द साइंस क्लासेस। तो हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम ऑफ द क्लास 11th बायोलॉजी। तो आज हम लोग ये सब टॉपिक्स देखेंगे। क्लोरोफाइसी क्या है, रोडोफाइसी, ब्रायोफाइट्स, लाइवर्स, मॉसेस, पेट्रोडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स कल को करेंगे। ओके, तो ये सब हम लोग आज देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप हम लोगों को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो @official science classes। प्लीज़ फॉलो अस ऑन द इंस्टाग्राम। तो चलो चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, क्लोरोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी होता है क्या एक्चुअल में? क्लोरोफाइसीज आर द एल्गीज विच आर द ग्रीन एल्गी। ओके, ग्रीन एल्गी को बोला जाता है क्लोरोफाइसी। कॉमन नेम होता है उसका ग्रीन एल्गी, जो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं, लेकिन टेक्निकलिटी में जाओगे तो उसका नाम क्या है? क्लोरोफाइसी। देन इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो हो सकता है यूनिसेलुलर हो, यानी कि एक सेल से बनी हुई हो सकता है क्लोनियल हो या फिलामेंटस हो, तीनों में से कोई भी हो सकती है। देन दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ द पिगमेंट्स ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। तो हम लोगों ने पहले लेक्चर में भी देखा था कि इसमें सबसे ज़्यादा डोमिनेंस किसकी होती है? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की, जिसकी वजह से इसमें क्या होता है कि ग्रीन कलर हम लोग को देखने को मिलती है। और जो मॉइस्ट एरिया में आप लोगों को छोटी छोटी जैसे काफ़ी सारी हरियाली देखने को मिल जाती है ना, हरियावल सी, तो वो क्या होती है? वो यही होती है ग्रीन एल्गी। एंड द पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट। द क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्कोइड प्लेट लाइक। तो यहाँ पर क्या बोला उन्होंने कि क्लोरोप्लास्ट की हो सकती है कोई भी फॉर्म हो, यानी कि कोई भी शेप हो सकती है उसकी। ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है कि हाँ इसी तरह की सबकी शेप होगी, नहीं। डिफरेंट अगर आप स्पीसीज देखोगे तो उनके अकॉर्डिंग डिफरेंट उनकी शेप देखने को मिलेगी आपको। और द मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड द पेरेनॉइड्स लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। तो इनके क्लोरोप्लास्ट में एक और बॉडी होती है जिसको बोला जाता है पेरेनॉइड, जहाँ पर ये क्या करते हैं? स्टोरेज। ओके, देन पेरेनॉइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च। तो इनमें क्या होती है? इनमें होती है हम लोग के पास प्रोटीन। देन सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। तो हम लोगों ने देखा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो किस फॉर्म में अपने फूड को स्टोर करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड वाटर, फैट। तो इसमें लेकिन क्या इसमें होती है? प्रोटीन्स। देन सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। तो ऑयल ड्रॉपलेट्स में भी क्या होती है? ये किस फॉर्म में अपने फूड को स्टोर करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। ओके, देन द ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल। तो उसी तरह से जैसे बाकी प्लांट्स में हम लोगों को सेल में एक सेल वॉल देखने को मिलती है, उसी तरह से सेम हम लोग को ग्रीन एल्गी में भी सेल वॉल देखने को मिलती है, जो कि किससे बनी हुई होती है? सेलुलोज से। देन द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय द फ्रेगमेंटेशन और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है इसमें, या हो सकता है कि स्पोर्स के थ्रू भी रिप्रोडक्शन हो जाए इनमें। और द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द flagellated zoospores produced in the zoospore ganglia। ओके, तो स्पोर्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगी इनमें वो किससे होगी? वो स्पोर्स की हेल्प से ही होगी। ओके, देन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन shows considerable variation in the type and formation of the sex cells and it may be isogamous, anisogamous, eugamous। तो ये हम लोग पहले लेक्चर में कर चुके हैं। आइसोगैमस, एंसोगैमस और ओगैमस क्या है? अगर आप लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ तो उसको अच्छे से देख लो, ये उसी का आगे सेकंड पार्ट है। ओके, आपको उसका लिंक आई बॉक्स या तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में दे दूंगी लिंक, या फिर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ओके, देन द सम कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गीज आर द वोल्वैक्स, है ना, चारा, मतलब ये सारे हम लोग के पास क्या है? ये सब हमारे पास है ग्रीन एल्गीज के कुछ नाम, जो हम लोग को बड़ी इजीली है ना अपने आसपास देखने को मिल जाती है। देन सेकंड आर द फायोफाइसी। तो
तो फायोफाइसी भी है तो हम लोग के पास एल्गीज, बट दे आर द ब्राउन एल्गीज। क्लोरोफाइसी क्या थे? क्लोरोफाइसी थे हम लोग के पास ग्रीन एल्गी। उसमें उसको क्लोरोफाइसी क्यों बोला जाता था? बिकॉज उसमें डोमिनेंस किसकी थी? क्लोरोफाइल ए और बी की। क्लोरोफिल जो कि ग्रीन कलर के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए ग्रीन एल्गीज को बोला जाता है क्लोरोफाइसी और ब्राउन एल्गी को बोला जाता है फायोफाइसी। दे आर मोस्टली फाउंड इन द मेरीन हैबिट्स, ओके, हैबिटेट्स। तो मेरीन हैबिटेट्स जहाँ पर आप लोग को खारा पानी, समुद्री पानी जिस प्रकार का होता है, अगर उस प्रकार का आपको वहाँ पर पानी देखने को मिलेगा तो उसके आसपास आपको ब्राउन एल्गी देखने को मिल जाएगी। फ्रेश वाटर में आप लोग को कौन सी एल्गी देखने को मिलेगी? ग्रीन एल्गी देखने को मिलेगी, यानी कि क्लोरोफाइसी। देन दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। तो इसका एक पर्टिकुलर नहीं है कि ब्राउन एल्गी है तो सिर्फ इसी साइज तक रहेगी, नहीं, इसकी स्पीसीज में भी वेरिएशंस आती हैं, बहुत सारी वेरिएशंस आती हैं। एक पौधा हो सकता है कुछ सेंटीमीटर्स का हो और कुछ हो सकता है कुछ फीट्स का हो, तो इसमें ये चेंजेस देखने को मिलते रहते हैं इसके साइज में और फॉर्म में। ये भी नहीं है कि इसके पर्टिकुलर टाइप के लीव्स होंगे, पर्टिकुलर स्टेम होगा, रूट्स होगा, नहीं, इसमें हम लोग को डिफरेंट फॉर्म्स भी देखने को मिलती हैं ब्राउन एल्गी में। एंड they range from a simple branched filamentous forms to profusely branched forms as represented by the carps which may reach the height of the 100 meters। तो वही जो हम लोगों ने बोला कि कुछ में हो सकता है बहुत सिंपल ब्रांचेज हो, कुछ में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो इसकी, और इसकी हाइट सेंटीमीटर से लेकर के मीटर्स तक भी जा सकते हैं। ये देखो उन्होंने बोला ना कि 100 मीटर तक जा सकती है हाइट कैप्स में। एंड दे पोसेस क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटेनॉइड्स एंड ज़ैंथोफाइल्स, ओके। तो इसमें क्लोरोफिल बी नहीं है, जिसकी वजह से क्या कि इसमें हम लोगों को ग्रीन कलर देखने को नहीं मिलेगा, और इन सब की हेल्प से जो भी कलर आएगा वो कौन सा होगा? वो होगा ब्राउन। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ द ज़ैंथोफाइल पिगमेंट, ओके। तो ज़ैंथोफाइल पिगमेंट डिसाइड करेगा कि इसका कलर किस प्रकार का होगा। हो सकता है बहुत ज़्यादा लाइट ग्रीन से लेकर के ब्राउन के डिफरेंट शेड्स, वो किस पर डिपेंड करेंगे? वो ज़ैंथोफाइल पर ही डिपेंड करेंगे, ओके। देन हमारे पास आ जाता है रोडोफाइसी। सो व्हाट आर द रोडोफाइसी? क्लोरोफाइसी देख लिया, फेओफाइसी देख लिया, अब आ गया रोडोफाइसी। तो रोडोफाइसी भी एल्गीज है हम लोग के पास। कौन सी एल्गी है ये रेड एल्गी। बिकॉज ऑफ द, इसका कलर ऐसा रेड क्यों है? बिकॉज ऑफ द predominance of the red pigment are phytosterothyrene in their body। तो रेड पिगमेंट इसमें सबसे ज़्यादा मिलता है हम लोगों को, क्लोरोफिल देखने को नहीं मिलता, जिसकी वजह से इसका कलर क्या हो जाता है? रेड। मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मेरीन विद ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरियाज। तो ये हम लोग को सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखने को मिलती है? मेरीन एरियाज में। और उसके साथ साथ जैसे कि थोड़ा वार्म वाटर होगा, यानी कि थोड़ा सा गर्म वाटर एज कम्पेयर टू एवरेज, ओके। तो वहाँ पर हम लोगों को रेड एल्गी देखने को ईजिली मिलेगी। जैसे अब हम लोग ग्लोबल वार्मिंग फेस कर रहे हैं, है ना, तो हम लोगों के पास नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में एक सी पड़ता है, वहाँ पर हम लोग को रेड एल्गी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, ओके। तो वहाँ पर क्या हुआ कि इसका ब्लूम बहुत ज़्यादा होगा, बिकॉज वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ चुका है उतने सी का, तो वहाँ पर हम लोग को रेड एल्गी का ब्लूम देखने को मिलता है, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पर हम लोग को रेड एल्गी मिलती है। और इसकी वजह से क्या होता है कि सरफेस के ऊपर तो पूरी रेड एल्गी आ जाएगी, सनलाइट नीचे पेनिट्रेट करके जा नहीं पाएगी। तो सनलाइट नीचे ना जाने की वजह से क्या होगा, जो कि बिल्कुल उसके रॉक बेड पर जो बिल्कुल नीचे होगी सरफेस सी की, वहाँ पर क्या होगा, सनलाइट नहीं जाएगी, वहाँ पर जो मेरीन ऑर्गेनिजम्स होंगे और जो मेरीन प्लांट्स होंगे, मेरीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे उसकी वजह से, और उसके साथ साथ जो मेरीन ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी हो सकता है कि वो तो उन पर डिपेंड करेंगे ना, उन्हीं प्लांट्स पर अपने फूड के लिए। तो इस तरह से वो वहाँ के मेरीन ऑर्गेनिजम्स के जो मेरीन फोन है हम लोग के पास उसको भी डिस्टर्ब कर रही है। तो रेड एल्गी इसलिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है अगर ज़्यादा हो जाए एक हद से, ओके। देन दे अकर इन बोथ well lighted regions close to the surface of water and also at the great depth in oceans where relatively little light penetrates। तो ये हम लोगों को कौन कौन से रीजन्स में मिल सकती है? ये हम लोग को मिल सकती है, एक तो ये हम लोग को देखने को मिलेगी
वेल लाइटेड एरिया, यानी कि जहाँ पर हम लोग के पास बहुत ज़्यादा सनलाइट होगी, और वहाँ पर भी हो सकती है सनलाइट होगी तो सरफेस के ऊपर ऊपर देखने को मिलेगी, अगर सनलाइट कम होगी तो नीचे भी देखने को मिलेगी। ओके, देन ये मतलब सी के बेड पर भी हो सकती है और सी के सरफेस वाटर के ऊपर भी हो सकती है। देन द रेड थैले ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर। तो हम लोग के पास जो रेड थैले होता है हम लोगों का रेड एल्गी का, वो मल्टी सेलुलर ही होगा हमेशा। देन सम ऑफ देम हैव अ कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो हो सकता है इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो, ओके, जो कि हम लोग को समझ में भी ना आए। बाकी ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी की इतनी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन रेड एल्गी की बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है। द रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन। तो इसमें जो हम लोगों को रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी बाय दी फ्रेगमेंटेशंस। इसमें भी हम लोगों को जो रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगी वेजिटेटिवली वो कैसे होगी, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगी, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी वो किस तरह से होगी, वो होगी नॉन मोटाइल स्पोर्स से। ओके, नाउ द ब्रायोफाइट्स। The bryophytes include the various mosses and liverworts that are found commonly growing in moist shaded areas in the hills. तो bryophytes होते क्या एक्चुअल में? ब्रायोफाइट्स वो वाले प्लांट्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे वो वाले प्लांट्स होते हैं जो कि हम लोगों को मॉइस्ट एरियाज में देखने को मिलते हैं। इनमें मोसेस भी आ जाते हैं और लाइवर्ट्स भी इसी में आ जाते हैं। ओके, हिली एरियाज में हम लोगों को ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ दिए हुए हैं ब्रायोफाइट्स। ओके, तो ये हम लोग को बड़े इजीली देखने को मिल जाएंगे। अगर किसी स्थान पर कुछ समय के लिए वहाँ पर मॉइस्चर इकट्ठा होकर रहेगा, ज़्यादा समय के लिए मॉइस्चर रहेगा, तो ये सब वहाँ पर ग्रो करना शुरू कर देंगे, उनको बोला जाता है ब्रायोफाइट्स। नाउ द ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। तो इनको एम्फीबियंस बोला जाता है। एम्फीबियंस वो वाले एनिमल्स तो वो वाले होते हैं जो कि पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पर भी रह सकते हैं। तो इनको एम्फीबियंस बोला जाता है प्लांट किंगडम का, क्योंकि ये मॉइस्ट एरिया में भी रह सकते हैं, यानी कि पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पर भी ग्रो कर सकते हैं। ओके, दे कैन लिव इन सॉइल बट आर डिपेंड ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए किस पर डिपेंड करेंगे? वाटर पर डिपेंड करते हैं ये टोटली उसके ऊपर। दे यूजुअली अकर इन अ डैम्प एंड ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज़। तो वहीं पर अगर शेडेड एरिया होगा तो वहाँ पर क्या होगा, मॉइस्चर ज़्यादा समय के लिए रह पाएगा। तो ह्यूमिड एंड शेडेड एरिया में हम लोग को ये बड़ी इजीली देखने को मिल जाते हैं। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स और सॉइल्स। ओके, तो इनका वहाँ पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हम लोग को देखने को मिलता है। द प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफ्रेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गे। तो एल्गी की जो बॉडी डिफ्रेंशिएशन होती है वो हम लोगों को देखने को नहीं मिलती इतनी ज़्यादा। उनमें हम लोग नहीं बता सकते कि कौन सी स्टेम है, कौन सा लीफ है, कौन सी ब्रांच है, लेकिन ब्रायोफाइट्स में हम लोग इस चीज़ को बड़ी ईजिली डिफाइन कर सकते हैं। उनकी ब्रांचेस को, उनके लीव्स को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इट इज़ अ थैलस लाइक एंड postrate or erect and attached to an substratum by the unicellular and multicellular rhizoids। तो इसमें क्या, इसमें थैलस लाइक शेप देखने को मिलेगी, और पोस्ट्रेट और इरेक्ट मतलब हम लोगों को जो ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे वो भी बिल्कुल डिफ्रेंशिएटेड होंगे एक दूसरे से। ओके, दे लैक ट्रू रूट्स। इनमें ट्रू रूट्स क्या हुआ, सच्ची जड़ें नहीं। उसमें क्या है कि जो ट्रू रूट्स मतलब कि एक्चुअल में जिस तरह की रूट्स होती हैं उस तरह की रूट हम लोग को बहुत ज़्यादा डीप रूट देखने को नहीं मिलेगी। ऊपर ऊपर बस थोड़ी सी रूट देखने को मिलेगी। आप इसको अगर उखाड़ने की कोशिश करोगे तो बड़ी जल्दी ये सॉइल में से बाहर निकल जाएगा। ओके, ना ही इसमें हम लोगों को ट्रू रूट्स देखने को मिलेंगी, ना ही स्टेम्स देखने को मिलेंगे और ना ही लीव्स। यानी कि आप डिफ्रेंशिएट तो कर पाओगे लेकिन वो इतनी ज़्यादा ट्रू फॉर्म में नहीं होंगे कि वो उसको सेटिस्फाई कर पाए। ओके, जैसे लीफ होने के लिए जो जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं करेगा सारे का सारा। देन दे मे पोसेस रूट लाइक, लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। तो एक्चुअल में रूट, स्टेम और लीफ वो नहीं होंगे, लेकिन स्टेम लाइक, रूट लाइक और लीफ लाइक इस तरह की स्ट्रक्चर्स हम लोगों को देखने को मिल जाएंगी, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं होंगे वहाँ पर। ओके, यानी कि उनके क्राइटेरियाज फुलफिल नहीं हो पा रहे होंगे।
द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। तो जो मेन बॉडी होगी उस प्लांट की तो उसको क्या बोल दिया जाता है, हैप्लॉइड। इट प्रोड्यूसेस गैमीट्स, हैंस इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। तो ये जो मेन बॉडी पार्ट हो गया ये गैमीट्स को प्रोड्यूस करता है और इसकी वजह से इसको गैमेटोफाइट बोला जाता है। द सेक्स ऑर्गन्स इन द ब्रायोफाइट्स आर मल्टी सेलुलर्स। तो ब्रायोफाइट्स में जो सेक्स ऑर्गन्स होंगे वो कौन से होंगे, वो होंगे हम लोग के पास मल्टी सेलुलर्स। द मेल ऑर्गन इज नोन एज द एंथ्रेडियम एंड दे प्रोड्यूस द बाइफ्लैगेलेट एंथ्रोजॉइड्स। ओके, तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहे होंगे, वो प्रोड्यूस करेंगे एंथ्रोजॉइड्स। द फीमेल ऑर्गन इज नोन एज द आर्केगोनियम, ओके, और आर्चेगोनियम, जो भी आप प्रोनाउंस करोगे इसको। इज अ फ्लास्क शेप्ड एंड प्रोड्यूस अ सिंगल सेल। तो ये सिंगल एग, सॉरी नॉट द सेल, ये सिंगल एग को प्रोड्यूस करेंगे। ओके, द एंथ्रोजॉइड्स आर रिलीज इनटू वाटर वेयर they come in contact with the archegonium and antherozoid fuses with the egg to produce the zygote। तो क्या होगा, जो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट होगा वो वाटर में ही मिलेगा एक दूसरे से और वहीं पर फ्यूज करके जाइगोट बना देगा। जाइगोट डजंट अंडरगो एनी रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। तो इमीडिएटली वहाँ पर हम लोग को कुछ भी रिडक्शन डिवीजन देखने को नहीं मिलेगी। दे प्रोड्यूस अ मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड अ स्पायरोफाइट। तो वो जाइगोट एक मल्टी सेलुलर बॉडी को प्रोड्यूस करेगा जो क्या कहलाएगी, जो कहलाएगी स्पोरोफाइट। द स्पोरोफाइट इज नॉट अ फ्री लिविंग बट अटैच्ड टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड डिराइव नरिशमेंट फ्रॉम इट। तो वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं होगा, वो भी अटैच्ड होगा किसके साथ, गैमेटोफाइट के साथ, और वहाँ से वो अपनी नरिशमेंट को ड्राइव करेगा। Some cells of the sporophyte undergo reduction division, यानी कि उनमें भी meiosis होता है कुछ में, to produce the haploid spores। तो haploid spores को बनाने के लिए वो भी क्या करते हैं, वो भी reduction division में चले जाते हैं, यानी कि उनमें भी meiosis होती है। These spores जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट्स। तो ये जो स्पोर्स होंगे ये दोबारा से जर्मिनेट करेंगे किसके लिए, गैमेटोफाइट्स के लिए, उसको प्रोड्यूस करने के लिए। ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस बट सम मोसेस प्रोवाइड फूड फॉर द हर्बेशियस मैमल्स। तो इसमें उन्होंने बोला कि इकोनॉमिकली, यानी कि इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो ब्रायोफाइट्स की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती नहीं है, लेकिन कुछ ब्रायोफाइट्स उन पर हम लोग डिपेंड कर जाते हैं फूड के लिए, हर्बियोर्स जो मैमल्स होती हैं, या फिर कुछ के लिए, कुछ पर हम लोग एनर्जी के लिए डिपेंड कर जाते हैं, फैट के लिए डिपेंड कर जाते हैं। तो इस प्रकार से कुछ हद तक इनकी हम लोगों को इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी देखने को मिलती है। और ये हम लोग के पास सबसे पहले ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि रॉक्स के ऊपर ग्रो कर सकते हैं। तो ये उस रॉक को वेदर करते हैं, उसको थोड़ा सा फर्टाइल करते हैं, तो उसके ऊपर और जो हायर प्लांट्स होते हैं वो खुद को ग्रो कर पाएंगे। तो ये सॉइल फॉर्मेशन में भी काफ़ी हेल्प करती हैं ब्रायोफाइट्स। देन द लाइवर्ट्स। The liveworts grow usually in moist, shady habitats such as the banks of streams, marshy ground, damp soil, bark of trees, deep in woods। तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी स्टडी की, जितने भी प्लांट किंगडम के बारे में, सबकी सब कहाँ पर हो रही है, द मॉइस्ट और शेडी हैबिटेट्स में। सो लाइववर्ट्स भी हम लोग को मॉइस्ट और शेडी हैबिटेट में ही देखने को मिलेंगे, जैसे कि कोई नदी का किनारा हो गया, कुछ भी मार्शी ग्राउंड हो गया, या बहुत डीप इन वुड्स, यानी कि वो उन लकड़ियों के ऊपर भी ये उग सकता है जहाँ पर हम लोग को डायरेक्ट सनलाइट ना मिल रही हो। द प्लांट बॉडी ऑफ द लाइवर्ट इज अ थैलॉइड। तो इसमें जो प्लांट बॉडी होगी वो क्या होती है, वो होती है थैलॉइड। द थैलस इज डोर्सिवेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। तो इसका थैलस इसके सबस्ट्रेट के साथ क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा अप्रेस्ड होता है, क्लोजली अप्रेस्ड होता है। द लेफी मैमल्स The leafy members have tiny leaf-like appendages in two rows on the stem-like structures। तो इसमें एक leaf-like appendages देखने को मिलती है हम लोगों को, ओके, जो कि stem-like structures की दो rows की तरह होती है, यानी कि stem-like structure के आगे दो rows निकलेंगी, वो क्या होंगी, leaf-like appendages आपको देखने को मिलेंगी। Sexual reproduction in liveworts takes place by
fragmentation of the thalli or by the formation of a specialized structure called the gamete. Gamete are green multicellular sexual buds which develop in small receptacles called gamecoeps located on the thalli. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग को देखने को मिलेगी फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, ओके। और ये एक और स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होती है गैमे, उसकी वजह से भी हम लोग को देखने मिलेगी। और गैमे क्या होता है? गैमे एक ग्रीन कलर का मल्टी सेलुलर और एक असेक्सुअल बर्ड होता है, ओके। तो जिससे हम लोग एक नए प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, सेम लाइवर्ट को ग्रो कर सकते हैं। द गैमे बिकम डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल। तो यहाँ पर क्या होता है, जो गैमे होता है वो अपनी पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है और एक नए लाइवर्ट को जर्मिनेट करता है, वहाँ पर उसको ग्रो करता है, एक नई इंडिविजुअल की तरह वो वहाँ पर दोबारा से ग्रो कर जाता है। द ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल organs are produced either on the same or on the different thalli। तो हो सकता है वो सेम थैलस पर हो रही हूँ, जो गैमीट्स होंगे मेल और फीमेल के, हो सकता है सेम थैलस पर हो सकता है डिफरेंट थैलस पर हो। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू अ फुट, सेटा और कैप्सूल। तो एक स्पोरोफाइट को 3 फॉर्म्स में डिवाइड किया जाता है, फुट, सेटा और कैप्सूल। आफ्टर मायोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल। तो मायोसिस के बाद जो स्पोर्स होंगे वो कैप्सूल के अंदर ग्रो करेंगे, अंदर वो प्रोड्यूस होंगे। दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स। तो इन स्पोर्स की वजह से इन स्पोर के जर्मिनेट होने से हम लोग को फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स देखने को मिलेंगे।